हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अपडेट में। मेरा नाम है सारिका और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में कॉन्टिनेंटल स्टडी को। आज हम देखेंगे इसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कॉन्टिनेंटल स्टडी को करते हैं तो हमारे पास इसके लिए मैप जरूर होना चाहिए। हम मैप के माध्यम से कॉन्टिनेंटल स्टडी अगर करेंगे तो हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हम उन्हें इजिली कर लेते हैं। अगर हम इन्हें रटने बैठेंगे कि महाद्वीप से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें याद नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम मैप के थ्रू इसे समझते हुए चलेंगे तो ये हमारे लिए एक और दो बार में हम इसे इजीली याद कर लेते हैं। और लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें तो वो हमें अपने आप ही एग्जाम हॉल में वो हमारे माइंड में क्लिक करता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम सारे कवर करने वाले हैं। मैप रीडिंग हम करेंगे जिसमें पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों हम मैप रीडिंग करेंगे। साथ ही इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन चलाएंगे, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैप दिख रहा होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। ये जो महाद्वीप है अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर का, विश्व में चौथे नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से 4th नंबर पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आता है क्षेत्रफल के आधार पर वो है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है और फिर चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से इसका क्या है, वाटर ही वाटर है। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पर ऊपर कैरेबियन सी है, ठीक है, कैरेबियन सी है। लेकिन यहां पर नॉर्थ अमेरिका है और यहां पर साउथ अमेरिका है। यानी नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को अलग करता है गल्फ ऑफ पनामा, यानी पनामा की जो खाड़ी है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से पुट अप होता है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है इसको अलग कौन करता है, तो इसको अलग करता है पनामा जल संधि अलग करता है, ठीक है। जो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें कुल 13 देश हैं, ठीक है, 13 कंट्रीज इसमें हैं। अब हम देखेंगे इसमें कंट्री कौन कौन सी है, उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये देश किस महाद्वीप का है या निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है। यानी कुछ राजधानियां दे देंगे, कुछ देश दे देंगे, तो आपको क्या करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आंसर देखना होता है, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। चलिए अब हम देखेंगे, मैप को हम पहले देख लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम किसी भी कंट्री से उठा सकते हैं क्योंकि सी को टच करने वाली कंट्री हम पहले स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ चिली से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चिली क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ठीक है। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। आप लिखते हुए भी चलेंगे, मैं बोल रही हूँ, मैंने कैपिटल्स यहाँ पे नहीं लिखी हैं, ठीक है। चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो। रेड कलर में आपको ये देश दिख रहा है चिली, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया है पेरू, और पेरू की कैपिटल है लीमा, ठीक है। और आगे जाएंगे, यहाँ पे पर्पल कलर है, यहाँ पे मैंने इसको बताया है इक्वाडोर, और इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्यूटो। आगे जाएंगे, ब्लू कलर का, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का, वो है कोलंबिया। कौन सी कंट्री है, कोलंबिया, और कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये है वेनेजुएला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे जब हम फिजिकल स्टडी करेंगे तो ये जो हम कंट्री पढ़ रहे हैं यही हमारे काम आएंगी, ठीक है। तो आ जाता है यहाँ पे वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे छोटा सा ऑरेंज कलर का, वो है गुयाना, और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज
टाउन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे छोटा पर्पल कलर का, वो है सूरीनाम, और सूरीनाम की कैपिटल है पैरामैरिबो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल वो है कैनिन, ठीक है। तो ये है, आगे आ जाइए आप, तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है एक बड़ा क्षेत्रफल का देश है, वो है ब्राजील, ठीक है, और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जो हम यहाँ से देख रहे हैं, सी को टच करते हुए कंट्री हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सब समुद्र को छू रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे है उरुग्वे, पर्पल कलर में है उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो, ठीक है। एक और कंट्री आ जाती है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो ये 11 देश हो गए जो कि समुद्री सीमा को टच कर रहे हैं। लेकिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं, ठीक है। टोटल कितनी कंट्री हैं? 13, और कितनी समुद्र को छू रही हैं? 11। अब हमें देखनी है कि वो 2 कंट्री कौन सी हैं जो समुद्र को नहीं छूती हैं, यानी वो लैंड लॉक्ड हैं, उनके देश की कोई भी सीमा समुद्र को टच नहीं करती है, ठीक है। पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर में ग्रीन कलर में है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। नेक्स्ट है पेराग्वे, पेराग्वे, अच्छा यहाँ पे बोलीविया की कैपिटल देख लेते हैं पहले। बोलीविया की जो कैपिटल है वो है लापाज, ठीक है, और जो पेराग्वे है उसकी कैपिटल है असुंसियन। यानी बोलीविया और पेराग्वे 2 ऐसी कंट्री हैं जिनकी सीमा समुद्र को टच नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन से देश हैं या कौन से देश का ग्रुप है जो समुद्री सीमा को टच नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको सही आंसर टिक करना है बोलीविया और पेराग्वे को, ठीक है। कभी एक कंट्री भी पूछी जा सकती है, कभी दोनों का ग्रुप बना के पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल कंट्री कितने देखी आपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में? 13 कंट्री देखी, जिसमें से 11 सी को टच करती हैं और 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल भी आप याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से लैटिट्यूड साउथ अमेरिका से होके जाते हैं, ठीक है, कौन से लैटिट्यूड। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लोब, आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है। ग्लोब आप जानते हैं कि कितनी एक लॉन्गिट्यूड होती है, एक लैटिट्यूड होती है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, ठीक है। तो लैटिट्यूड होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट खींची गई लाइंस हैं, और इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 180 होती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है ग्लोब पर वो कितनी होती है? 180। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो देशांतर लॉन्गिट्यूड होते हैं यहीं पे बता देती हूँ कितनी होती है, वो 360, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, अक्षांश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोब में 3 मेजर लैटिट्यूड हैं, 3 मुख्य रेखाएं हैं। कौन कौन सी देखते हैं हम? हाँ, पहली है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर, यानी विषुवत या भूमध्य रेखा। अब जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जब बोला होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस रेखा की बात हो रही है, कर्क रेखा की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। 0 डिग्री जब बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा या इक्वेटर की बात हो रही है, ठीक है। नीचे साउथ में आ जाएंगे, साउथ में है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसमें आ जाती है मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या है? मकर रेखा है, ठीक है। तो 3 लैटिट्यूड हमने देख लिए हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ हमने देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अमेरिका, साउथ अमेरिका का से कौन कौन से मेजर लैटिट्यूड होके जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका के कितने ऐसे देश हैं जिनसे 0 डिग्री होके जा रही है, ठीक है, या इक्वेटर होके जा रहा है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के ऐसी कौन सी कंट्री हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा होके गुजर रही है।
ठीक है, कभी कंट्री के नाम दे देंगे, कभी आपको टोटल कंट्री पूछ लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से कौन से देश होके गुजर रहे हैं। ठीक है, किन देशों से होके इक्वेटर जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेडोर से जा रही है 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोलंबिया, इससे भी जा रही है 0 डिग्री, और यहाँ आ जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो 3 साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से होके जा रहा है। कौन कौन से? एक है इक्वेटर, इक्वेडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल कंट्री? 3। ठीक है, दूसरा मेजर लैटिट्यूड जो होके जा रहा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने डॉट डॉट से यहाँ पे दिखाया है, ये 23.5 डिग्री साउथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो देश है यहाँ पे वो है चिली। ठीक है, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा है पैराग्वे और चौथा है ब्राजील। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन 4 कंट्री जा रही है साउथ अमेरिका की? कौन कौन सी? चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राजील है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश से ये दोनों रेखाएं होके जा रही हैं? ठीक है, गुजर रही हैं, कौन सा है ये? तो आप देख रहे हैं कि ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर देखिए विश्व का 5वें नंबर का देश है क्षेत्रफल के आधार पर, और ब्राजील ऐसा देश है जिससे ये दोनों रेखाएं होके जा रही हैं। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई लैटिट्यूड से रिलेटेड बातें। अब हम देख लेते हैं ब्राजील के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राजील विश्व में 5वें नंबर का देश है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, अब ब्राजील को अगर आप देखेंगे तो ब्राजील लगभग सभी कंट्री को छू रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो सभी कंट्री से अपनी सीमा रेखा बना रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे देश हैं जिनसे ब्राजील अपनी सीमा नहीं बनाता है। एक है चिली, आप देखिए यहाँ पे चिली के आगे यहाँ अर्जेंटीना और बोलीविया लग जाते हैं। ठीक है, एक चिली है जिससे ब्राजील अपनी सीमा नहीं बनाता है, दूसरा है इक्वेडोर जिससे ब्राजील अपनी सीमा नहीं बनाता है। टोटल यानी 13 में से 11 देश ऐसे हैं जिनसे ब्राजील अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, कितने देशों से? 11 देशों से। ओके, तो ये है इनका क्या है, ये पॉलिटिकल स्टडी है जिसके अंतर्गत आपने देखा कि कौन कौन से इसमें कंट्री हैं, कौन कौन से इसमें इनकी कैपिटल क्या है और कौन कौन से लैटिट्यूड इससे होके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि इनके चारों तरफ कौन कौन से ओशन हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। ठीक है, नॉर्थ में कौन सी है इसकी? कैरेबियन सी। इधर जाएंगे आप ईस्ट साइड में तो पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कौन सा पड़ेगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नीचे आएंगे इसके ईस्टर्न साइड के साउथ में आएंगे तो ये है साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पूरा क्या है? साउथ पैसिफिक ओशियन। तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इस कॉन्टिनेंट के किस साइड कौन सा महासागर है। नॉर्थ में कैरेबियन सी, इधर आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक सी, साउथ में जाएंगे तो साउथ अटलांटिक सी, और वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं फिजिकल स्टडी, यानी इसमें मुख्य मुख्य चीजें कौन सी हैं इस कॉन्टिनेंट में और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल स्टडी, यानी कौन सी चीजें कहां पर लोकेटेड हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल स्टडी और हम देखेंगे कि इस कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सी चीजें कहां पर हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एंजल वाटरफॉल को। यानी अगर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल स्टडी से ज्यादातर कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा ग्रासलैंड है, कौन सा ज्वालामुखी है, कौन से पठार हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे हम कॉन्टिनेंटल स्टडी को करते हैं।
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। ठीक है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल है विश्व का, वो है एंजल वाटरफॉल, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और कहाँ है एंजल वाटरफॉल, मैंने बताया था कौन सी कंट्री है, वेनेजुएला। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो किस देश में है, वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में, और किस नदी पर है, कैरो नदी पर। किस नदी पर, कैरो नदी पर। ये ओरिनिको की सहायक नदी है कैरो। ठीक है, कैरो नदी पर एंजल वाटरफॉल है जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, तो ये तो था एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे कहते हैं कोटोपैक्सी। ठीक है, और जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी ज्वालामुखी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, ये साल भर क्या होता है, एक्टिव रहता है, यानी ऐसे ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, फूटते रहते हैं, तो ये एक्टिव वॉल्केनो है और वर्ल्ड का क्या है, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, कौन सा, कोटोपैक्सी, और कहाँ है ये, इक्वाडोर में है। ठीक है, बहुत बार एक और क्वेश्चन आता है कि चिम्बेराजो एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो नहीं है, एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये कहाँ है, तो चिम्बेराजो जो एक्टिव वॉल्केनो है वो भी कहाँ है, इक्वाडोर में ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे एक्टिव हाईएस्ट जो वॉल्केनो है वो है कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, साथ ही यहाँ पर चिम्बेराजो है, ये भी कहाँ है, इक्वाडोर में है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तीसरा हम देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला। आप जानते हैं एंडीज पर्वतमाला को। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। ठीक है, सबसे लंबी क्या है, रेंज है ये। चलिए हम देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला को। देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है वो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, 7 ऐसे देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जहां पर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। अगर आप हिमालय को देखें तो हिमालय कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट फैली हुई है, नॉर्थ में, है ना, लेकिन एंडीज जो है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे वेनेजुएला से स्टार्ट होती है ये, वेनेजुएला के बाद अगर आप देखेंगे कोलंबिया, यहाँ पर आएंगे आप इक्वाडोर में, यहाँ पे पेरू में, फिर चिली में आ जाता है, बोलीविया में, और नीचे आएंगे अर्जेंटीना में और चिली में। ठीक है, तो टोटल 7 देश हैं जिनसे ये एंडीज पर्वतमाला जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वैसे ही जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकानकागुआ। ठीक है, कौन सी है, एकानकागुआ, और ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, जो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत फैला हुआ है इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकानकागुआ। ठीक है, तो ये होगी एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी एकानकागुआ। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में क्विक रिवीजन भी करेंगे इस पूरे कॉन्टिनेंट का। चलिए अब हम देख लेते हैं टिटिकाका लेक। ठीक है, आप सब ने सुना होगा कि विश्व में स्थित सबसे ऊंचाई पर नाव परिवहन की झील है। ठीक है, जिस पर नाव चलती हैं, जिस पे परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो आंसर बिल्कुल अलग है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है जिसमें नौका परिवहन होता है। ठीक है, तो वो है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक अगर आप देखेंगे तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। ठीक है, किसमें है, यहाँ पे आ जाता है बोलीविया और यहाँ पे है पेरू, तो इन दोनों की बाउंड्री में क्या है, टिटिकाका लेक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इस लेक के माध्यम से होता है एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमेजन नदी।
ठीक है, विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। आप बातों को समझिएगा कि हम कौन से पॉइंट बोल रहे हैं, बड़ी, लंबी, छोटी, किस आधार पर, वो चीजें ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो ये जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब देखेंगे हम कैसे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर है ये देश पेरू, यानी एंडीज पर्वतमाला भी है इधर। तो एंडीज पर्वत जो कि पेरू में जब ये गुजरता है, यहाँ से है जो श्रेणी, यहाँ से पेरू से निकलती है अमेजन नदी। जो अमेजन नदी है ये जब पेरू से निकलती है तो ये बोलीविया, पेरू, यहाँ पर देखेंगे कोलंबिया, वेनेजुएला और पूरा ब्राजील होते हुए जाती है और अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, अटलांटिक ओशन में अमेजन नदी। अगर यहाँ पर देखें तो जो अमेजन नदी है इसमें 8 बड़ी बड़ी नदियां आकर गिरती हैं। ठीक है, और इन सब से एक अमेजन अपवाह तंत्र बनता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या है, बहुत ज्यादा है। जब इसमें पानी की मात्रा और इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पुल यानी ब्रिज नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत कम ब्रिज पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ नहीं पाती है ये नदी। ठीक है, इस नदी की वजह से ये दो जो देश है आपस में जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं बनाए जा सकते। बहुत कम आपको पुल बना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस आधार पर, अपवाह क्षेत्र के आधार पर, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, वाटर वॉल्यूम के आधार पर। ठीक है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबी नदी है, सॉरी, पहले तो सबसे बड़ी नदी है विश्व की, दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहले नंबर की जो सबसे लंबी नदी है वो नाइल नदी है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि विश्व की सबसे दूसरे नंबर की लंबी नदी कौन सी है तो वो है अमेजन। ठीक है, और सबसे बड़ी में तो सबसे पहले कौन आ जाती है, अमेजन। ठीक है, अपवाह क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके साउथ में कौन सा वाटर है, यानी यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं जो कि साउथ क्षेत्र में पानी देती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैराग्वे, पराना और उरुग्वे 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि यहाँ पे वाटर को क्या करती हैं, कवर अप करती हैं और यहाँ के लोगों के जो पानी है वो इन 3 नदियों से मिलता है। एक है पैराग्वे, पराना और उरुग्वे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पठार कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन तो हमने देख लिया कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इसके पठार। ठीक है, अगर गुयाना का पठार पूछा जाएगा तो आप इजीली बता देंगे कौन सी कंट्री में है, गुयाना में। ठीक है, ब्राजील का पठार पूछा जाएगा तो इजीली पता चलेगा कि ये ब्राजील में है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, ये है पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा पेंटागोनिया का पठार तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जो पेंटागोनिया का पठार है वो भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और किस देश में है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना कंट्री है तो इसी में कौन सा है, पेंटागोनिया का पठार है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कुछ मैदान हैं, घास के मैदान जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलिए, पहले हम देख लेते हैं लानोस को। ठीक है, जो लानोस घास का मैदान है ये कौन से देश में है, वेनेजुएला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला में। जब ग्रासलैंड हम पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्टिनेंटल जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे हम कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, तो लानोस घास का मैदान कहाँ है, वेनेजुएला में। आगे अगर आप देखेंगे तो सेल्वास, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है सेल्वास। जो सेल्वास घास का मैदान है अगर आप देखेंगे तो ये अमेजन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है और किस देश में, ब्राजील में। ये पूरा ब्राजील है ना, ब्राजील में पाया जाता है और यहाँ से होके कौन सी लाइन जा रही है, ये 0 डिग्री, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास जो ग्रास लैंड है उसको क्या कहते हैं, सेल्वास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैंपोस या कंपास इसे कहते हैं। जो कैंपोस
ग्रासलैंड है वो कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में ही पाया जाता है, इसके साउथ साइड में, ठीक है, ईस्टर्न साउथ में कंपोज। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक और आ जाता है पंपास, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जो पंपास ग्रासलैंड है वो कहाँ है, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो अर्जेंटीना में बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक पेंटागोनिया का पठार और एक पंपास ग्रासलैंड, दोनों प से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पड़ते हैं, अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे कॉन्टिनेंटल स्टडी का। चलिए शुरू कर लेते हैं क्विक रिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें हम जल्दी से इसमें एक रिवीजन देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमने मैप के थ्रू पढ़ी, ठीक है। पहला पॉइंट है कि साउथ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, ठीक है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो विश्व में चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पर। इससे बड़ा सबसे पहले है एशिया कॉन्टिनेंट, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका और फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करता है, ठीक है। तो कौन करता है, पनामा जल संधि अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश हैं, ठीक है। तो कुल कितने देश हैं, 13 देश हैं, जिसमें से 11 समुद्री सीमा को छूते हैं और 2 लैंडलॉक्ड देश हैं, आगे हम देखेंगे। चले नेक्स्ट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितने ऐसे देश हैं जो समुद्र को नहीं छूते हैं यानी लैंडलॉक्ड हैं, तो वो कितने हैं, 2 देश हैं। और कौन कौन से, एक है बोलीविया, दूसरा है पैराग्वे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस कॉन्टिनेंट यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितने मेजर लैटिट्यूड होकर जाते हैं, यानी जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी यहाँ से जाती हैं और कितनी हैं, तो वो हैं 2। और कौन कौन सी, एक 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितनी वो कौन कौन से देश हैं जिनसे इक्वेटर होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे देश हैं 3 जिनसे 0 डिग्री होके जाती है, कौन कौन से, एक है इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितने ऐसे देश हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होकर गुजरती है, तो वो कौन है, 4 देश हैं, कितने हैं, 4 देश। और कौन कौन से, चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राजील है, ठीक है, ये 4 देश हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश साउथ अमेरिका में ऐसा देश है जिससे 0 डिग्री व 23.5 डिग्री साउथ जाती हैं, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों होकर जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन सा देश है, ब्राजील, ठीक है, जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वें नंबर का देश है और साउथ कॉन्टिनेंट, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़ा देश है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो कितने देश हैं, 11 देश हैं, 2 देश हैं जिनके साथ नहीं बनाता है, मैंने बताया था, एक चिली और एक इक्वेडोर, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, जो नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है और कितने देशों से होके जाती है, कितने देशों में फैली है, 7 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है या एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे लंबी चोटी है एकानकागुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, तो वो कौन सा है, कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी कहाँ है, किस देश में है, इक्वेडोर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध आटाकामा मरुस्थल, यानी ये गर्म मरुस्थल भी है और बहुत शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और एंडीज पर्वतमाला की वेस्ट में है, ठीक है, कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो कहाँ है, किस महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेजन नदी का उद्गम किस देश से होता है,
ठीक है, तो कहां से होता है? पेरू से। मैंने बताया था जो एंडीज पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसके पास से होता है। और किस देश से? पेरू से। नेक्स्ट है ड्रेनेज एरिया यानी वाटर एरिया, ये वाटर वॉल्यूम या अपवाह क्षेत्र, एक ही बात हुई। ठीक है, ड्रेनेज एरिया के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी पानी की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा है, तो कौन सी है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है वो? एंजल वाटरफॉल। और कहाँ है ये? वेनेजुएला में है। ठीक है, और किस नदी पर? कैरो नदी पर। ठीक है, मैंने बताया था अभी किस नदी पर? कैरो नदी पर। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि विश्व की नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौ परिवहन झील। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नौ परिवहन झील कौन सी है? और सबसे ऊंचे की बात की जा रही है, तो कौन सी है? टिटिकाका लेक। ठीक है, किन किन देशों के बीच में है? पेरू और बोलीविया के बाउंड्री लाइन में है। ठीक है, सबसे ऊंची नौ परिवहन झील जिसमें जल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था सेल्वास। सेल्वास कहाँ पर है? ब्राजील में है। और किसके पास है? इक्वेटर के आसपास है, या इसे कह सकते हैं अमेजन नदी घाटी क्षेत्र। यानी ऑप्शन कई प्रकार से आपके पास आ सकते हैं, मिलाने के लिए आ सकते हैं, या डायरेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं कि सेल्वास जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है। तो आप जो भी ऑप्शन आएगा, या तो ब्राजील आएगा, या इक्वेटर के आसपास आएगा, या अमेजन नदी घाटी क्षेत्र के पास आएगा। ठीक है, और जो ये वन है वो कैसे, ये ग्रास जो है वो कैसे, किस वन के आधार पर है? ये सदाबहार वन, यानी इसके आसपास कैसे वन होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोज ग्रासलैंड, और ये कहाँ पे है? ब्राजील के निचले हिस्से में। ठीक है, और किस प्रकार के हैं ये ग्रासलैंड? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये। नेक्स्ट है पंपास। ठीक है, पंपास है अर्जेंटीना में और उरुग्वे में, दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कैसे हैं घास के मैदान? शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट ग्रास लैंड। ठीक है, नेक्स्ट ग्रास लैंड है लानोस, और लानोस कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में। और ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है ये। ठीक है, तो हमने 4 ग्रासलैंड यहाँ पर देखे हैं, सेल्वास, कंपोज, पंपास और लानोस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ठीक है, जहां पर कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है, तो कहाँ होता है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील पहले नंबर पे है विश्व में। नेक्स्ट है विश्व की कॉफी मंडी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो साओ पोलो एक शहर है ब्राजील में, उसको कहा जाता है विश्व की कॉफी मंडी, यानी यहाँ से बहुत ज्यादा कॉफी क्या करी जाती है? ली जाती है। ठीक है, तो कॉफी मंडी है। नेक्स्ट है कॉफी व्यापार। कॉफी व्यापार के कारण किस बंदरगाह को कॉफी पत्तन कहा जाता है? ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, एक कॉफी मंडी है और एक कॉफी पत्तन है। ठीक है, बंदरगाह की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो है सेंटोस। ठीक है, सेंटोस भी कहाँ है? ब्राजील में। यानी ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर है, और यहाँ पर शहर है साओ पोलो जिसे कॉफी मंडी कहा जाता है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि सेंटोस में है जिसे कॉफी पत्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर में कौन सा देश है? तो मैंने आपको बताया कौन सा देश है? ब्राजील है। ठीक है, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो ने किस वर्ष समर ओलंपिक गेम करवाए थे? ठीक है, होस्ट करवाए थे, तो ये थे 2016 में। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो 2020 के ओलंपिक गेम थे वो होने वाले थे जापान टोक्यो में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे 2016 में वो हुए थे रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और कहाँ है ये रियो डी जेनेरो? ये भी कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि रियो डी जेनेरो में किस वर्ष UNCED यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने पृथ्वी सम्मेलन करवाया। बहुत फेमस है, पृथ्वी सम्मेलन करवाया। ठीक है, कब करवाया था? 1992 में, यानी 13 जून से और 14 जून 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया पृथ्वी सम्मेलन। इन्वायरमेंट से संबंधित है ये और पृथ्वी सम्मेलन कराया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रियो डी जेनेरो किस देश में है? तो वो है ब्राजील में। और पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में करवाया गया था? रियो डी जेनेरो में। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष करवाया गया था? 1992 में। ठीक है, रियो डी जेनेरो की एक खास बात यहाँ पे है कि जैसे पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल एक कंट्री है, तो जितनी पुर्तगाल में बोली जाती है उसके बाद रियो डी जेनेरो विश्व का दूसरे नंबर का ऐसा शहर है जहां पर पुर्तगाली बोली जाती है। ठीक है, तो ये था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। एक कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इतना बहुत ज्यादा होती है इतनी स्टडी। ठीक है, और जितने भी अगर आप पीछे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको वही चीजें पूछेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वरना है तो हजारों चीजें, लेकिन हमें पढ़नी है सिलेक्टेड जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज पढ़ा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसकी पॉलिटिकल और फिजिकल स्टडी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।